हेलो एवरीवन, आज हम लोग BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ेंगे। यह बुक 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है। फर्स्ट ब्लॉक द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। इसमें 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट यूनिट व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ेंगे। व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्रिएटिव राइटिंग का एम, ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिव राइटिंग क्या है और उसको किस तरीके से लोगों के अंदर और अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। इसको सिखाया जा सकता है या नहीं, इसको सीखा जा सकता है या नहीं, यह सब कुछ इस यूनिट के अंदर में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से। एम्स मतलब इस चैप्टर के अंदर आप इस चैप्टर को पढ़ के आप क्या हासिल करेंगे ये इसमें बताया जाए। तो इसमें लास्ट में क्या हुआ कि ये चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक कहानी लिख सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, कैसे एक क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव राइटिंग के बीच में क्या अंतर है, यह सब कुछ आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग। अब देखना ये है कि क्रिएटिव राइटिंग क्या है, ठीक है। इससे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि राइटिंग क्या होता है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो वो सब कुछ राइटिंग के अंदर में आता है। राइटिंग 2 टाइप का होता है, क्रिएटिव राइटिंग और नॉन क्रिएटिव राइटिंग। इस सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नॉन क्रिएटिव राइटिंग क्या है। नॉन क्रिएटिव राइटिंग होता है कि इसका डेफिनेशन आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज़ ए टाइप ऑफ राइटिंग विच डील्स ऑफ द आइडिया, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एनीथिंग। जैसे कि कोई हिस्ट्री बुक हुआ, रिलीजन का बुक हुआ या साइंस का बुक हुआ, ये सब कुछ नॉन क्रिएटिव में आता है। मतलब कि जो मज़ेदार नहीं है, जो सिर्फ नॉलेज बताता हो, कोई नॉलेज देता हो, उस टाइप की बुक्स जो होते हैं वो सब कुछ नॉन क्रिएटिव में आते हैं। उस तरह का लिखा हुआ चीज़ नॉन क्रिएटिव में आता है। और क्रिएटिव में क्या होता है, इसका डिफिनीसन इस तरह से होगा, इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। इट्स पर्पस इज़ टू नॉट टू इन्फॉर्म बट टू रिवेल। इट इंक्लूड यूनिक इमेजिनेशंस, सोशल सिचुएशंस एंड इवेंट्स। इसके अंतर्गत आ जाएगा नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, स्लोगन, ETC। अब जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो यह सब कुछ क्रिएटिव में आ जाता है, जिसको आप बनाए हो, जिसको आप अपनी इमेजिनेशन से सोच करके लिखे हों, उस टाइप की जो बुक्स होते हैं या फिर लिखा हुआ कोई भी चीज़ होगा, वो सब कुछ क्रिएटिव राइटिंग के अंदर में आता है, ठीक है। इसके बाद है एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। एस्पेक्ट्स मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे कोई फंक्शंस, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग के अंदर क्या क्या करना होगा। मतलब एक कहानी लिखने के लिए कुछ भी आप क्रिएट करके अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहला ज़रूरी है कंटेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको जब पता ही नहीं होगा कि आपको लिखना क्या है तो आप लिखिएगा क्या, है कि नहीं। तो सबसे मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट। आपके पास एक अच्छा कहानी, एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आपको लिखना है। इसको बोल सकते हैं कि कंटेंट इज लाइक व्हाट द टॉपिक शुड अबाउट। मतलब कंटेंट वो है जो कि एक टॉपिक, मतलब क्या टॉपिक होना चाहिए। दिस इसेंस ऑफ कंटेंट इज एक्सपीरियंस। मतलब कि जो आपका कंटेंट हो वो आपके एक्सपीरियंस पे निर्भर हो। मतलब आप जा रहे हैं कहीं पे भी तो उसके अगल बगल आप कुछ देख रहे हैं तो उस पर आप कुछ सोचें। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए, उसके बाद आपको अचानक से याद आया, अरे इसके ऊपर तो हम कुछ लिख सकते हैं, तो वहाँ से आपको कंटेंट मिला, तो उस तरीके से आया कंटेंट। फिर दूसरा होता है फॉर्म। फॉर्म वो हुआ कि जैसे कि कोई राइटर सोचा कि हमको कुछ लिखना है, तो अब उसको लिखना वो किस तरीके से चाहता है। वो उसको नॉवेल के रूप में लिखना चाहता है, या फिर वो उसको शॉर्ट स्टोरी के रूप में लिखना चाहता है, या फिर वो उसको किसी पोएम के रूप में लिखना चाहता है। तो ये उसका फॉर्म में आ गया। फॉर्म ऐसे 2 टाइप्स में होते हैं, लिटरेरी एंड स्ट्रक्चरल। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि आप जो लिख रहे हैं, मान लीजिए आप सोचिए कि आप एक नॉवेल लिख रहे हैं, तो अब वो नॉवेल कितना बड़ा हो, जैसे कि कोई 500 पेज का हो या 1000 पेज का हो, ये आपको जो सोचना होगा ये आपका आएगा स्ट्रक्चर के अंदर। हो सकता है कि आप कोई शॉर्ट स्टोरी सोचे हों, तो जो शॉर्ट स्टोरी सोचे हों वो कितने पेजेस का हो, वो 8 पेज का हो, 10 पेज का हो या फिर 2 ही पेज का हो, ये सब कुछ स्ट्रक्चर के अंदर आप सोचिएगा। एंड लास्टली स्टाइल। अब आप जो लिख रहे हैं वो आप किस स्टाइल में लिख रहे हैं, उसका फ़ॉन्ट कैसा हो, उसका डिज़ाइन कैसा हो, उसका पेज का स्टाइल कैसा हो। पेज में आप लिख रहे हैं तो वो आप किस डिज़ाइन में लिख रहे हैं, जैसे कि आप बीच में लिख रहे हैं, आप साइड में लिख रहे हैं, ये सब कुछ उसके स्टाइल के अंदर में आ जाएगा। या फिर आपके वर्ड का चुनाव, ये सब कुछ आपके स्टाइल के अंदर में आ जाएगा। और स्टाइल हर राइटर का अपना अलग अलग होता है। ये एक राइटर का अपना पर्सनैलिटी को दिखाता है कि वो कैसा है, उसका अपना आइडेंटिटी शो कराता है। ये चीज़ हर राइटर का अलग अलग होता है। सब राइटर्स का लिखावट, लिखने का ढंग, लिखने का स्टाइल, बात कहने का स्टाइल, सब कुछ अलग अलग होता है। ये चीज़ आप किसी भी बुक को उठा कर के देख लीजिए, आप 2 राइटर्स का अलग अलग बुक उठा कर के देख लीजिए, दोनों के लिखने का तरीका, बात को कहने का तरीका, बात को बताने का तरीका, यहाँ तक कि वर्ड के चुनाव का तरीका, ये सब कुछ अलग अलग होता है। ये सब कुछ स्टाइल में आएगा। तो किसी भी कहानी या कंटेंट या किसी भी चीज़ को लिखने के लिए आपको ये 4 चीज़ ज़रूरी है: कंटेंट, फॉर्म, स्ट्रक्चर और स्टाइल। ये 4 चीज़ों से मिल कर के आप कोई एक बुक या फिर कोई एक टॉपिक, जो भी आप चाहें वो आप लिख सकेंगे। इसके बाद आता है, कैन क्रिएटिव राइटिंग बी टॉट। मतलब कि क्या क्रिएटिव राइटिंग को आप किसी को सिखा सकते हैं। ऐसे तो क्रिएटिविटी कहा जाता है कि सबके अंदर जन्म से आता है, जैसे कि आप किसी को सिखा नहीं सकते। जैसे पेंटिंग होता है कि आप कितना भी किसी को सिखाना चाहिएगा, बट जिसमें वो कला ही नहीं है वो आप किसी को सिखा नहीं सकते। बट हाँ, क्रिएटिव राइटिंग को आप सीख ज़रूर सकते हैं, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं सीखने का। इस पे बहुत सारे आर्गूमेंट्स भी हुए हैं। किसी का कहना है कि आप नहीं सिखा सकते, किसी का कहना है कि आप सिखा सकते हैं। इसमें एक आर्गूमेंट बहुत फेमस है जो कि हानिफ कुरैशी और उसके बाद विलियम फुल्कनर, इन 2 लोगों का है। फुल्कनर का कहना है कि आप उसको सीख सकते हैं, टैलेंट सेकेंडरी हो गया। लेकिन कुरैशी का कहना है कि नहीं, इसको आप सीख नहीं सकते, आप इसको जन्म से अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप क्रिएटिव राइटिंग सीखना चाहते हैं तो इसको सीखने का 5 तरीका है। अगर हम लोग आपको किसी को क्रिएटिव राइटिंग सिखाना हुआ तो उसको कैसे सीखेंगे? फर्स्ट, क्राफ्ट से, दूसरा टेक्निक से, तीसरा प्रोसेस, चौथा हाउ टू रीड और 5वां पावर ऑफ वर्ड। क्राफ्ट फिर वही है, जैसे कि कंटेंट बताए ना, वही चीज़ क्राफ्ट समझ लो। मतलब प्लॉट कैसा हो, एटमॉस्फेयर कैसा हो, स्टोरी क्या हो, स्टोरी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हो, ये सब कुछ आ गया क्राफ्ट के अंदर। टेक्निक्स मतलब कि आपको कैसा ग्रामर यूज करना है, वर्ड्स का चुनाव क्या हो, उसमें आप राइम्स यूज कर लिए, ये सब कुछ टेक्निक के अंदर आ गया। प्रोसेस, हाउ टू रिकॉग्नाइज आइडिया एंड हाउ लुक फॉर देम, इवेंचुअली व्हाट टू डू विद देम। मतलब कि जो आपके पास आइडिया है, जो कि आप लिखना चाहते हैं, उसको आपको किस तरीके से पेश करना है, ये सब कुछ आपके प्रोसेस में आ गया। हाउ टू रीड, द डिफरेंस बिटवीन मेयरली रीडिंग एंड स्टडिंग इन ऑर्डर टू लर्न अ क्राफ्ट। अब जैसे कि आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए। तो मतलब आप जब उसको लिख रहे हैं तो आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, ये सब कुछ आ गया हाउ टू रीड है। पावर ऑफ वर्ड, द इफ़ेक्ट ऑफ वर्ड, द राइम। मतलब कि आप जो लिख रहे हैं उसमें आपके वर्ड का चुनाव कितना अच्छा है, ये सब कुछ आपको क्रिएटिव राइटिंग में पढ़ने को मिलेगा। मतलब कि या तो आप
आप लकी हैं अगर आप लिखने के लिए गए, कुछ लिखे और वो फेमस हो गया। लेकिन जो लोग लकी नहीं हैं इसमें, वो लोग इसको सीख भी सकते हैं, सही जगह पे सही वर्ड को रख करके। सही जगह आपके पास कहानी है बट आप उसको लिखना नहीं जानते हैं, आप कहानी जानते हैं बट आप उसको नॉर्मल वे में लिख दें तो लोग उसको पढ़ना नहीं पसंद करेगा। लेकिन उसी को अगर आप अच्छे से सजा करके लिखेंगे, सही वर्ड्स का चुनाव करके लिखेंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग क्रिएटिव राइटिंग में सीखते हैं। इसके बाद है गाइडलाइन फॉर क्रिएटिव राइटिंग। सबसे पहले रीड इन ऑर्डर टू राइट। ये सबसे मोर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक राइटर हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरे राइटर्स का भी लिखा हुआ पहले पढ़ें, क्योंकि एक अच्छा राइटर वही है जो कि एक अच्छा पढ़ने वाला है। इसीलिए कुछ भी लिखने की शुरुआत करने से पहले आप कम से कम तो किसी 3 या 4 अच्छे और बड़े राइटर्स की किताबों को ज़रूर पढ़ें। अगर आप उनको पढ़ रहे हैं तो आपको लिखने की आइडिया खुद ब खुद आने लगेगी। तो यही होता है रीड इन ऑर्डर टू राइट, मतलब कि लिखने से पहले पढ़ना। दूसरा है अलाउ योर एक्सपीरियंस टू रिपेन, मतलब कि एक्सपीरियंस मतलब आप अपने अगल बगल से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको आप लिखें। लेकिन उसको आप जब लिखें तो उसका लिखने का तरीका सेम टू सेम ना हो, उसको आप अपने ढंग से, अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस को जोड़ करके, मिला करके अपने ढंग से पेश कीजिए। तो वो चीज़ होता है अलाउ योर एक्सपीरियंस टू रिपेन। द एक्ट ऑफ राइटिंग इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग, इट शुड कम ऑफ इट्स ओन। मतलब कि जैसे कि बोलते हैं ना कि एक राइटर का जो किताब होता है वो उसके बच्चा जैसा होता है, मतलब वो उसके अंदर से निकला हुआ बात है, तो उसको आप अपने हिसाब से पेश कीजिए। अब आप रियल लाइफ में किसी को देख रहे हैं, किसी से बात करते हुए, तो आप उसका सेम टू सेम डायलॉग नहीं लिख सकते। आपको लिखना है तो आप थोड़ा सा उसमें उसका भाव घुसा दीजिए, या फिर आप उसमें कुछ और जोड़ दीजिए, कोई दूसरा लाइन जोड़ दीजिए। ये सब मिला करके आप अपना बात कहिए। तो इससे पढ़ने वाले में ना और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है कि वाओ ये तो बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, ये तो बहुत डिफरेंट है, इसको देख। अब जो रोज़ रियल लाइफ में देख रहा है उसी को वापस से पढ़ भी रहा है तो उसको मज़ा कहाँ आएगा, उसको नहीं आएगा। अब देखिए यही चीज़, राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस डिफरेंटली, मतलब कि लगभग हर किसी के लाइफ में एक चीज़ ही होती है। मतलब रोज़ कोई उठता है, खाता है, पीता है, सोता है, सब कोई एक जैसा ही करता है। लेकिन अब हर कोई एक ही चीज़ को लिख देगा तो रीडर्स तो बोर हो जाएंगे। तो हर राइटर्स को अपना एक अलग तरीका, अपना एक अलग कहानी, अपना एक अलग बात रखना चाहिए। मतलब एक दूसरे से मिला जुला बात को नहीं लिखना चाहिए। तो मतलब अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट तरीके से पेश करो, ठीक है। दूसरा है स्टार्ट विथ योर डायरी। अब आप अगर कोई चीज़ को लिखना चाहते हैं, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं या फिर कोई कहानी लिखना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत पहले आप अपनी डायरी लिख करके कीजिए। जब आप डायरी लिखिएगा तो अपनी बातों को कहिएगा, अपनी बातों को लिखिएगा, अपना फीलिंग्स शेयर कीजिएगा। तो उसमें आप वर्ड्स का चुनाव करेंगे, लिखने का तरीका का ढंग देखेंगे, तो इससे आपका ना वो बढ़ता है, शैली बढ़ता है। तो फिर ये आपके लिखने के लिए ज़्यादा अच्छा है जिसकी शुरुआत आप डायरी से करिए। अब कोई भी लेखक ज़रूर डायरी लिखेगा, कभी ना कभी वो ज़रूर अपनी लाइफ में डायरी लिखता रहा होगा या फिर अभी भी कंटिन्यू कर रहा होगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन, आउटलाइन एंड डिज़ाइन। जो आपके कहानी का प्लॉट है, जो भी आप कहानी सोचे हैं लिखने का, वो पूरा का पूरा कहानी आपके दिमाग में फर्स्ट शुरुआत से लेकर के एंड तक ज़रूर होना चाहिए कि आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ जाके उसको ख़त्म करना है। बीच में आप कौन कौन सा टॉपिक उसमें डालना चाहते हैं, क्या क्या अप्स एंड डाउन उसमें होगा, ये सब कुछ आपको शुरुआत से अंत तक पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए किसी भी नॉवेल को लिखने के लिए या फिर कोई भी शॉर्ट स्टोरी को भी लिखने के लिए। लेकिन ऐसे भी राइटर्स हैं जो लोग ये बिना सोचे लिखना शुरू करते हैं और उसमें टाइम टू टाइम अपना कुछ ना कुछ आइडिया डाल करके उसको इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं। लेकिन ये लोग लकी होते हैं, क्योंकि जब तक आप अंत नहीं सोच पा रहे हैं तब तक आपकी ये स्टोरी कभी एक अच्छी एंडिंग ले ही नहीं पाएगी। इसलिए दूसरा, हाउ सम डूज एंड डोंट्स, मतलब कि कुछ बातें करनी और नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है, कि एक लेखन प्रक्रिया में क्या करना है और क्या नहीं।
तो इसमें है जनरली कि आप कोई स्टोरी लिखने से पहले आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या उस स्टोरी में करना है, मतलब उसका स्टार्ट कहाँ से हो और एंड कहाँ से हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है कि कोई बात आप जब सोचे कि हाँ यही चीज़ हमको लिखना है, ये वर्ड का चुनाव करेंगे, तो उसको आपको सीरियसली लेना है। ये नहीं कि अभी ये सोचे दूसरी बार अच्छा इसमें हम ये कर लेंगे, ठीक है वो कर लेंगे, और उसको बस सोच ही रहे हैं, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो आपको सीरियसली लेना है। डू नॉट ओवर राइट, एक ही बात को दोबारा नहीं लिखना है। जैसे कि आप कोई एक चैप्टर लिख रहे हैं तो उसमें आप एक ही लाइन 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करना है, एक ही बात को 2 बार 3 बार ढंग से नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रीडर्स बोर हो जाएंगे। चौथा, आप अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशन को उस बात के अकॉर्डिंगली चूज कीजिए। जैसे कि अगर कोई सैड वाला पार्ट चल रहा है तो उसमें आप कोई हंसी वाला बात नहीं जोड़ सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अच्छे ढंग के राइटर नहीं हैं। तो इसलिए उसके बाद कुछ क्लिच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल तरीके से जो आपके दिमाग में आ रहा है आप पहले उस बात को लिखिए, और उसको लिखने का तरीका बेहतर बनाने के लिए सही वर्ड्स का चुनाव कीजिए। लेंथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेंथ अगर आपकी कहानी छोटे में हो जा रही है तो आप उसको जानबूझ के लंबा ना करें। आप उसको, अगर कोई कहानी जो लंबी जा सकती है तो उसको शॉर्टकट में ना निपटा के ख़त्म कर दें, ये भी है। ठीक है। डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन टू मच, अब कोई बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातों को रीडर्स के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। कोई चीज़ अगर आप बोल रहे हैं तो उनके इमेजिनेशन पे भी छोड़ दीजिए कि अच्छा इसके बाद ये हुआ होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे वो लोग और ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है रीडर्स में कि आगे क्या होगा, अच्छा इसके बाद ये हो सकता है, ठीक है इसके बाद ये होगा, ऐसे। ठीक है। उसके बाद है लेट योर राइटिंग बी स्प्रिंकल टच ऑफ ह्यूमर, मतलब कि जो आप लिख रहे हैं उसमें कुछ ह्यूमर हो। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिए हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, कोई बात ऐसे ही लिख रही है, ऐसे नहीं, उसका कुछ डिफिनेशन हो, मतलब उस बात का कोई मीनिंग हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिए, ऐसा ना हो। ठीक है। उसके बाद है लर्न टू बी योर ओन क्रिटिक, मतलब कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसको एक, अगर आप आज एक बुक लिखें, मान लेते हैं आज आप एक कोई चैप्टर लिखें, तो आप उस चैप्टर को साइड करके छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप 1 हफ़्ते बाद या 1 महीने बाद जब आपको मन करे, जब आपके दिमाग से वो कहानी पूरा तरीके से गायब हो चुकी है कि आपने क्या लिखा था, तब उसको वापस लेकर के जाइए और उसको पढ़िए। उसके बाद आप जब पढ़िएगा ना ज़ोर ज़ोर से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या गलती है, क्या सही है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए था। इससे ना आप एक रीडर के माइंड के तरीके से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपको तो कहानी याद ही नहीं है। तो आप अपनी कहानी को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं अगर आप अपनी ही कहानी को भूल जाने के बाद दोबारा से पढ़ेंगे तो। फिर है सीक अदर्स ओपिनियन, हाँ दूसरे का ओपिनियन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप कुछ पढ़ रहे हों, जब आप कुछ लिख रहे हों, तो उसके बाद आप दूसरों को वो चीज़ पढ़ने के लिए दीजिए, और उसके बाद उनसे पूछिए कि ये जो चीज़ मैंने लिखा है ये आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको इसमें कितना मज़ा आ रहा है, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैरेक्टर का चुनाव सही है या फिर वर्ड्स का चुनाव सही है। ये सब कुछ आप दूसरे के ओपिनियन से, दूसरे के दिमाग से पूछिए। इसके लिए आप दूसरे क्रिएटिव राइटर्स के हेल्प ले सकते हैं, या फिर अपने किसी फ्रेंड की जो कि जिसको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, वैसे लोगों का आप सजेशन ले सकते हैं। अब है जेन्यूननेस ऑफ द क्रिएटिव इम्पल्स। इम्पल्स मतलब होता है पैसन, मतलब कि आपका जो क्रिएटिव पैसन है, आप लिखने की चाहत जो है वो एक जेन्यून हो, मतलब कि आप सच में वो करना चाहते हैं। अब ये नहीं कि आप आज बहुत सारा बुक्स पढ़ लिए, अब आपको भी इच्छा हो रहा है कि अरे अब हमको भी लिखना है। तो जो लिखना है ये आप बस कुछ टाइम तक आप उसके जोश में रहिएगा, लेकिन उसके बाद आपका जोश ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि अभी छोटा मोटा कुछ देख लिए, बस मूड में आ गए, उसके बाद आपको आइडिया आया और उसके बाद आप लिखना शुरू कर दिए, और उसके बाद फिर बोर हो गए और वो लिखना बंद कर दिए। तो ये आपका क्रिएटिव इम्पल्स नहीं है, ये बस आपको 2 मिनट का आया हुआ चाहत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप उसके लिए आपको ज़रूरी है मोटिवेशन। आप कुछ बहुत भयानक दर्दनाक
टाइम से गुजर रहे हैं, या फिर किसी के साथ बहुत दुख दर्द आप देख लिए हैं, तो इससे आपके मन में एक ये होता है ना कि अरे यार, इसको हमको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इस बात को हमको लोगों तक बताना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है मोटिवेटेड होना। तो जब तक आप किसी कहानी को लिखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, तब तक वो आपका क्रिएटिव इम्पल्स नहीं है, यानी कि आपका पैसन नहीं है। आपको आपके पैसन, लिखने के पैसन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको एक मोटिवेटेड, मतलब मोटिवेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन, मतलब आपको ये होना चाहिए कि हमको ये बात लोगों तक पहुंचाना है, हम चाहते हैं कि हम ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए ये चीज़ आपका क्रिएटिव इम्पल्स होगा, ये आपका पैसन होगा कि हाँ, हमको लोगों को तक पहुंचाना है ये बात, इसलिए हमको ये चीज़ लिखना है, तो ये आएगा। तो यही होता है जेन्युइननेस ऑफ क्रिएटिव इम्पल्स, मतलब कि एक अंदर से एक चाहत कि हमको ये चीज़ लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है। ये आपको एक अच्छा राइटर बनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद है कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।